नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीमती कांता कामरा, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको अर्थशास्त्र का प्रथम वर्ष का अध्ययन करवा रही हूँ। आज का जो विषय हमने चयन किया है आपका सिलेबस का, वो है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विगत वीडियो में हमने ये समझा था मांग का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मांग फलन क्या होता है, मांग अनुसूची कैसे बनती है, उससे हम मांग वक्र कैसे प्राप्त करते हैं और मांग वक्र की परिभाषा क्या होती है। इन सभी तथ्यों के बाद अब हमें यह अध्ययन करना आवश्यक है कि मांग की लोच क्या होती है, जिसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मांग की लोच पर पहुंचने से पूर्व मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि वास्तव में लोच होती क्या है। लोच की अवधारणा हेतु हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ कॉस्ट। तो यहां हमारा स्वतंत्र चर क्या होगा, आश्रित चर क्या होगा, Q अर्थात प्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ कॉस्ट यानी C। कोई भी लोच की गणना मैं आपको बता रही हूँ, इसमें Q उत्पादन जो है हमारा वो आश्रित चर है और C लागत जो है हमारा है वो स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर है। तो कोई लोच की जब हम परिभाषा करने लगते हैं तो हम यह कहते हैं लोच क्या होती है, स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण आश्रित चर में क्या परिवर्तन होता है। इसे हम कहते हैं लोच। बदल किसको है, बदल क्या रहा है, स्वतंत्र चर असर किसके ऊपर देख रहे हैं, आश्रित चर पर। तो हम कहते हैं किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किसी भी तथ्य की लोच को कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ कहूँ कि प्रोडक्शन और कॉस्ट के बीच में हम संबंध देख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारा आश्रित चर उत्पादन है और स्वतंत्र चर लागत है, और उसकी लोच की गणना हम करेंगे कि उत्पादन की लोच लागत के संदर्भ में क्या होगी। अब विद्यार्थियों, आपको लोच का मीनिंग समझ आ चुका है, तो मैं मानना चाहूंगी मांग की लोच के ऊपर कि मांग की लोच को हम कैसे निकाल सकते हैं। मांग की लोच की अवधारणा के लिए हम पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं QDX इज द फंक्शन ऑफ PX, यानी किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, उस वस्तु की कीमत। अब यहाँ हमारा आश्रित चर क्या है, मांग, और स्वतंत्र चर क्या है, कीमत। तो मांग की लोच क्या होगी, इसको हम इस रूप में डिफाइन करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ QDX विद रिस्पेक्ट टू PX। कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है, उसका सूत्र आपका क्या बनेगा। क्योंकि हमारा आश्रित चर क्या है, मांग है, और स्वतंत्र चर क्या है, कीमत है। मांग किस पर निर्भर कर रही है, वस्तु की कीमत। तो लोच हम कैसे प्रभावित करेंगे, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात सूत्र रूप में मांग की लोच बराबर है डेल्टा Q बाय डेल्टा QDX बाय QDX डिवाइडेड बाय डेल्टा PX अपॉन PX मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100। सूत्र आपका परिवर्तित
करके इस प्रकार हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू Px इज इक्वल टू डेल्टा Qdx डिवाइडेड बाय डेल्टा Px मल्टीप्लाइड बाय Px अपॉन Qx। अर्थात जहां Qdx आपका बताता है, जहां Qdx बताता है वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा Px आपको इंगित करता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन, Px इक्वल टू वस्तु की कीमत और Qx इक्वल टू वस्तु की मात्रा। इस प्रकार मांग की लोच को हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक सुंदर सा उदाहरण देती हूँ। सपोज कीजिए कि हमारे पास में ऐसा मापदंड दिया हुआ है dg, d1 d1 मापदंड आपके पास में है, वस्तु की कीमत आपको दी हुई है p, मात्रा है Qdx, और आपसे ये कहा जाता है कि A से B बिंदु के बीच मांग की लोच की गणना कीजिए। आपका प्रश्न क्या है? A से B बिंदु के बीच मांग की लोच की गणना कीजिए। यदि मैं कहूं हमारा उदाहरण इस प्रकार से है Px Qdx A बिंदु, अभी आपको A बिंदु नहीं पता है, मांग की लोच के लिए हम दो पॉइंट्स लेके चल रहे हैं कि इनके बीच में लोच की गणना हमें करनी है। यदि Px आपका है 10, Qdx है 4, यदि Px आपकी घट के 8 हो जाता है, Qdx आपकी जल्दी 6। Px आपके पास में 10 दिया हुआ है, Qdx आपकी 4 है, Px घट करके 8 हो जाती है, Qdx आपकी 6 है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच की गणना कीजिए। हम कैसे करेंगे? इस सूत्र को काम में लेंगे, डेल्टा Qdx अपॉन डेल्टा Px मल्टीप्लाइड बाय Px अपॉन Qx, और सूत्र को काम में लेते हुए हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। हमने मांग की लोच की गणना इस सूत्र के अकॉर्डिंग की, डेटा के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में मांग की लोच क्या प्राप्त होती है? डेल्टा Qdx सूत्र लगाएंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा Px मल्टीप्लाइड बाय Px अपॉन Qx। डेल्टा Qdx हमारा क्या है? 4 से 6, 4 से 6 2 की वृद्धि। डेल्टा Px का मान हमारा क्या है? 10 से 8, कीमत में 2 की कमी। मल्टीप्लाइड बाय Px हमारा क्या है? 10, Qx हमारा कितना है? 4, और हमने क्या किया? मांग की लोच की गणना की। मांग की लोच हमारी क्या है? -0.25। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हमारे पास में आंकड़े प्राप्त हो तो हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बात पे आने से पूर्व ये बताना चाहूंगी कि मांग की लोच की श्रेणियां क्या होती हैं। मांग की लोच की श्रेणियां क्या होती हैं? ये तो आपको ये पता चला कि किसी भी मांग को अगर हम लोच की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हमारे पास सूत्र है और डेटा दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, तो हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मांग की लोच की श्रेणियां कितनी होती हैं। तो हम कहते हैं मांग की लोच को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहला, मांग की लोच इकाई लोच दर
तीसरा हम कहते हैं मांग की लोच 1 से कम होना। चौथा हम कहते हैं मांग की लोच का अनंत होना, अनंत मांग लोच। और पांचवा हम कहते हैं शून्य मांग लोच। इस प्रकार मांग की लोच की श्रेणी को हम 5 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसको हमें एक एक को समझना होगा कि मांग की लोच 1 से अधिक कब होती है, 1 से कम कब होती है, 1 के बराबर कब होती है, अनंत मांग की लोच कब होती है, शून्य मांग की लोच कब पाई जाती है। इसको समझने के लिए हमें मांग की लोच के सूत्र पर जाना होगा। डेल्टा क्यू dx अपॉन डेल्टा px मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन qx। यदि मैं प्रथम बात करूं कि मांग की लोच इकाई के बराबर कब होगी, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यदि वस्तु की कीमत का आनुपातिक परिवर्तन, कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर ही मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई लोचदार पाई जाएगी। अर्थात डेल्टा क्यू dx इज इक्वल टू डेल्टा px, डेल्टा px। इसका मतलब क्या है कि कीमत 10% से बढ़ रही है तो मात्रा 10% से घट रही है, तो हमारी मांग की लोच क्या होगी, 1 के बराबर पाई जाएगी। अर्थात वस्तु का कीमत का आनुपातिक परिवर्तन और मात्रा का आनुपातिक परिवर्तन एक जैसा होता है, तो मांग की लोच क्या पाई जाएगी, इकाई लोचदार पाई जाएगी। दूसरी स्थिति मांग की लोच का 1 से अधिक होना कब पाया जाता है, जब वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हम कहते हैं मांग की लोच क्या होगी, 1 से अधिक पाई जाती है। अर्थात डेल्टा क्यू dx इज ग्रेटर देन डेल्टा px। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मांग की लोच क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तीसरी स्थिति मांग की लोच 1 से कम होना। मांग की लोच 1 से कम कब पाई जाती, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम पाया जाता है, यानी डेल्टा क्यू dx इज लेस देन डेल्टा px, लेस देन 1। मांग की लोच शून्य कब पाई जाएगी, जब कीमत के किसी भी परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या हो, शून्य पाया जाए। प्राइस बढ़ रही है या प्राइस घट रही है, लेकिन ये मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमारी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी, शून्य पाई जाएगी। मांग की लोच अनंत कब होगी, जब कीमत के कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मांग की लोच जो होती है वो अनंत लोचदार पाई जाती है। अनंत लोचदार की स्थिति केवल हमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार में नहीं दिखती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार का जो मांग वक्र हमें प्राप्त होता है वो अनंत लोचदार प्राप्त होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, जब भी आप मांग की लोच की श्रेणियों को लेना चाहते हैं, तो मांग की लोच की श्रेणियों को आपको 5 प्रकार से स्पष्ट करना होगा। मांग की लोच इकाई के बराबर, मांग की लोच इकाई से कम, मांग की लोच इकाई से अधिक, मांग की लोच अनंत लोचदार होना, मांग की लोच का शून्य पाया जाना। और ऐसी स्थितियों को स्पष्ट इस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपको ये आना चाहिए कि मांग की लोच की श्रेणियां क्या क्या पाई जाती हैं। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें यह जानने का प्रयास किया कि मांग की लोच की गणना कैसे की जाती है, उसका सूत्र क्या है, और एक मांग वक्र पर हमारे पास आंकड़े हो, वह मांग की लोच की गणना किस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां क्या पाई जाती हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो इस बात को लेकर के है कि मांग की लोच की गणना की विधियां क्या
मांग की लोच जो गणना की जाती है उसमें 3 विधियां पाई जाती हैं। पहली विधि आपकी जो कहलाती है मांग की लोच की गणना की विधियां। मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला मेथड क्या है आपका, जिसको हम कहते हैं मांग की बिंदु लोच, जिसे हम क्या कहते हैं मांग की बिंदु लोच। दूसरी विधि क्या कहलाती है, मांग की चाप लोच विधि, चाप लोच विधि, जिसको हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरी विधि हमारी क्या कहलाती है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरी विधि हमारी कहलाती है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि जिसे हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस प्रकार विद्यार्थियों हम मांग की लोच की गणना 3 विधियों की सहायता से कर सकते हैं। पहली विधि हमारी कहलाती है बिंदु लोच, जिसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दूसरी विधि हमारी कहलाती है चाप लोच, जिसे हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और तीसरी विधि हमारी कहलाती है कुल व्यय विधि, जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जानते हैं। इन तीनों विधियों का इस्तेमाल करके हम किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी मांग की बिंदु लोच। मांग की बिंदु लोच, मांग की बिंदु लोच क्या होती है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बिंदु लोच क्या है कि जब कीमत का प्रतिशत परिवर्तन बहुत मामूली होता है, जब कीमत का प्रतिशत परिवर्तन बहुत मामूली होता है और उसको हम अलग से डिफाइन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर हमें मांग की लोच की गणना करनी पड़ती है। सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे डिमांड कर्व बनाऊं और आपको ये कहूँ कि कीमत का प्रतिशत परिवर्तन जो है वो बहुत कम है, और ऐसी स्थिति में आपका मांग की लोच की गणना इजी है। जैसे हम कहें कि एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 9,500 रुपये है और वो घट करके 9,498 रुपये हो जाती है, तो मांग की लोच की गणना इजी है। तो ऐसी स्थिति में कोई इम्पैक्ट उपभोक्ता पर नहीं पड़ता है। जहां वो 9,000 रुपये खर्च कर सकता है, 2 रुपये के लिए वो मांग को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जो लोच की गणना की जाती है वो मांग की बिंदु लोच कहलाती है। सपोज कीजिए कि आपके पास में ये D1 मांग वक्र बना हुआ है और इस पर आपको ये कहा जाता है कि मांग की बिंदु लोच की गणना कीजिए। तो हमें मांग वक्र से विभिन्न बिंदुओं पर लोच की गणना करनी है। और उसका सूत्र क्या होता है, मांग की बिंदु लोच की गणना का सूत्र क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू Px ऑन एनी पॉइंट इज इक्वल टू उस मांग वक्र पर ऑन एनी पॉइंट, उस मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर यदि हमें मांग की लोच की गणना पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेथड से करनी हो, बिंदु लोच की विधि से करनी हो, तो उसका सूत्र क्या होता है, उस मांग वक्र पर लोअर लिमिट, उस बिंदु पर लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट। सूत्र क्या होता है, लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट, अर्थात उस मांग वक्र की निचली सीमा उस बिंदु पर निचली सीमा विभाजित की जाए उस मांग वक्र पर ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट। और इस प्रकार से विभिन्न बिंदुओं पर इस सूत्र को काम में लेते हुए हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि आपको ये कहा जाए किसी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में आप लोच की गणना कैसे करेंगे। सी बिंदु पर अगर आपसे कहा जाता है कि पॉइंट इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कीजिए
डिवाइडेड बाय अपर लिमिट। विच इज इक्वल टू सी बिंदु पर हमारी लोअर लिमिट क्या है, सी एफ, अपर लिमिट क्या है, सी डी, और डायग्रामेटिकली हमें देखना होगा सी एफ इज इक्वल टू सी डी। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या प्राप्त हुई, ए के बराबर, क्योंकि हमारा निचला हिस्सा सी एफ बराबर है ऊपरी हिस्सा सी डी के। इसलिए हम क्या करेंगे, किसी बिंदु पर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हमें जो लोच मांग की लोच प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, ए के बराबर प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि हम कोई ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, एक बार हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, लोअर लिमिट एफ, अपर लिमिट एडी, और हम जानते हैं एफ इज ग्रेटर देन एडी, तो भागफल क्या होगा, एक से अधिक। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। एक बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, इकाई से ज्यादा लोच दर पाई जाएगी, क्योंकि एफ डिवाइडेड बाय एडी हम करते हैं तो एफ बड़ा हिस्सा है और एडी जो है वो छोटा हिस्सा है, इसलिए जो भागफल प्राप्त होगा वो हमें एक से अधिक प्राप्त होगा। इसलिए हमारी मांग की लोच क्या होगी, एक से अधिक पाई जाएगी। इसी तरह से यदि हम ई पॉइंट पर आते हैं, ई पर क्या स्थिति है, ई बिंदु पर लोच किसके बराबर है, लोअर लिमिट पर अपर लिमिट के अनुसार ई एफ डिवाइडेड बाय एफ डी, ई डी, और हम जानते हैं ई एफ इज लेस देन ई डी, इसलिए जो भागफल प्राप्त होगा वो एक से कम प्राप्त होगा, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, एक से कम। इस प्रकार विभिन्न बिंदुओं पर हम लोच की गणना कर सकते हैं। एफ बिंदु पर क्या स्थिति होगी, एफ बिंदु पर यदि हम बिंदु लोच की गणना करें तो स्थिति क्या होगी, एफ बिंदु पर लोच क्या होगी, लोअर लिमिट क्या है, 0, मांग वक्र की बिंदु पर लोअर लिमिट क्या है हमारी, 0, और अपर लिमिट क्या है हमारी, एफ डी। किसी संख्या को यदि हम 0 से विभाजित करें, किसी जीरो में यदि किसी संख्या का भाग दें तो भागफल क्या आएगा, 0। अतः एफ बिंदु पर हमारी बिंदु लोच क्या होगी, 0। इसी प्रकार यदि डी बिंदु पर हमें गणना करनी हो तो डी बिंदु पर क्या स्थिति है, लोअर लिमिट है हमारी सारी डी एफ, लोअर लिमिट क्या है हमारी डी एफ, अपर लिमिट क्या है हमारी 0 को किसी संख्या से विभाजित कर 0 में किसी संख्या का भाग दें तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, इनफिनिट। तो डी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, अनंत लोच दर पाई जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि हम मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच की गणना कर सकते हैं, और उसका करने का तरीका क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट। किसी भी बिंदु पर आप मांग वक्र की निचली सीमा को उसकी ऊपरी सीमा से विभाजित करते हैं तो आपके पास में मांग की बिंदु लोच प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मांग की लोच एक के बराबर क्यों होगी, एक से अधिक क्यों होगी, एक से कम क्यों होगी, 0 क्यों होगी, लोच दर क्यों पाई जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण विधि है जिसकी मार्फत आप मांग की लोच की गणना जो है वो कर सकते हैं। एक दिन की मेथड आपको समझ में आ गया जिसके अनुसार हम कहते हैं कि मांग की बिंदु लोच की गणना की जा सकती है। दूसरी विधि जिसके अनुसार हम ये कहते हैं मांग की लोच की गणना की जाती है वो हमारी चाप लोच की विधि है। चाप लोच की विधि कहाँ इस्तेमाल होती है, जब वस्तु की कीमत में पर्याप्त मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन पाया जाता है।
अकॉर्डिंग आप कीजिएगा क्यू आफ्टर प्राइस टेन Q1 इसमें मात्रा दी होगी और आपसे ये कहा जाता है कि 4 की रोज की गणना कीजिए। अर्थात यदि कीमत 10 है यदि की मात्रा आपकी 6 है, कीमत परिवर्तित होकर के 8 हो जाती है, यदि की मात्रा बढ़ के 12 हो जाती है तो मांग की रोज की गणना कीजिए। ऐसी स्थिति में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो 4 की रोज का जो सूत्र है वो इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। QDS with respect to PS कीमत के परिवर्तन के कारण मांग की रोज का सूत्र आता क्या है? Q इसके Q minus Q1 plus Q plus Q1 whole thing is divided by P minus P1 P plus P1। उसका सूत्र आपके पास में क्या है? Q minus Q1 divided by Q plus Q1 whole thing is divided by P minus P1 upon P plus P1। अर्थात अनुपात लेने में वस्तु की कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मात्रा के परिवर्तन के अनुपात से, जहां P क्या है परिवर्तन से पूर्व की कीमत, P1 क्या है परिवर्तन के बाद की कीमत, Q क्या है परिवर्तन से पूर्व की मात्रा, Q1 क्या है परिवर्तन से बाद की मात्रा, परिवर्तन के बाद की मात्रा, और इसके सहायता से हम मांग की रोज की गणना कर सकते हैं। विद्यार्थियों अब आपके सामने सब स्पष्ट है, P 10 है, Q 6 है, P1 घट के 8 हो जाती है और मात्रा बढ़ के Q1 12 हो जाती है। इन आंकड़ों को ही हमें प्रतिस्थापित करना है अपने सूत्र के अंतर्गत। तो हम स्टार्ट करते हैं। Q कितना है हमारा 6 माइनस Q1 कितना है 12, 6 plus 12 whole thing is divided by 10 minus 8 upon 10 plus 8। सही करते हैं आप लोगों को, माइनस 6 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 18 है माइनस 2, यानी मांग की रोज इकाई से अधिक होकर पाई जाती है। और आपने अपने एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया, वापस रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। आपके पास में कीमत और मात्रा में कॉम्बिनेशन प्राप्त है। Q आपकी 6 थी और इसमें परिवर्तन के बाद माइनस 12 हो गई, 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय पहले कीमत आपकी 10 थी घट करके 8 हो गई, 10 प्लस 8 सूत्र को समायोजित करते हुए माइनस 6 18 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 2 कैंसिल किया आपने, 18 से 18 कैंसिल और आपके पास में जो आया हो गया -3। इसलिए चाप विधि के अनुसार यदि हम गणना कर रहे हैं तो मांग की रोज क्या पाई जाएगी, इकाई से इकाई जा रही है, उसका गुणांक हमें -3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप हार्ट मेथड को काम में लेते हुए मांग की रोज की गणना कर सकते हैं, जहां आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।